नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री आलमगीर आलम और पर्सनल सेक्रेटरी पर शिकंजा कसा जा रहा है। संजीव लाल के आवास से 20 करोड़ नकद और नकदी की गिनती जारी है। और आपको बता दें कि आलमगीर आलम झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं और उनके सेक्रेटरी के घर ईडी ने दबिश दी है। कार्रवाई झारखंड में ईडी की, जहां आलम के पर्सनल सेक्रेटरी पर भी शिकंजा कसा गया है। कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, काफी मात्रा में कैश यहां से बरामद हुआ है और ईडी ने एक्शन लेते हुए यहां पर कार्रवाई की और उनके आवास से 20 करोड़ रुपया कैश मिला है। और ये देखिए, इलेक्शन के समय में एक नेता के घर पर अगर 20 करोड़ रुपया कैश में रखा हुआ है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो कितनी गहरे तक जा रही हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आलमगीर आलम के घर पर जो कार्रवाई चल रही है इसके बारे में और क्या कुछ डिटेल्स है। जी शंकर। देखिए आशीष, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें मंत्री के घर पे अभी सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है, बल्कि मंत्री के जो पीएस जो हैं, संजीव लाल नाम के एक शख्स हैं, उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात को थोड़ा सा और साफ करके बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह से खबरें निकल के झारखंड से आ रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि उस पैसे का कनेक्शन हो सकता है कि आलमगीर आलम के साथ में हो जाए, क्योंकि जो शख्स है जिसके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो बेहद करीबी आदमी माना जाता है आलमगीर आलम का। और आलमगीर आलम जो है, जो ग्रामीण विकास से मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह से वो एक झारखंड के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिन जिन लोगों के आवास पे आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसका कनेक्शन मंत्री के साथ में है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा सकती है और हो सकता है कि संभावना आगे बढ़ते हुए जो आलमगीर आलम है उनसे भी इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाए। और कह सकते हैं कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है और आने वाले दिनों में जब इस मामले में विस्तार से पूछताछ होगी तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दूसरी बात है, अभी समय लगेगा इसके बारे में। और चूंकि जिस तरह से सेक्रेटरी के घर से 20 करोड़ मिले हैं तो स्वाभाविक है आलमगीर पर तो कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर देखिए, आने वाले दिनों में इस मामले में और कई जो जानकारी निकल के जांच एजेंसी के द्वारा साझा किया जाएगा। और अभी तक जो पैसे की काउंटिंग हुई है उसमें यह पता चला है कि 20 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हुआ है, लेकिन अभी पैसे की काउंटिंग जारी है। जी, बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो जो अभी तक बरामदगी हुई है वो 20 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। और संजीव लाल जो कि सेक्रेटरी हैं आलमगीर आलम के, उनके घर से ये 20 करोड़ रुपया मिला है। और आपको बता दें कि इन 20 करोड़ रुपयों की बरामदगी से साफ है कि अभी बहुत सारे तथ्य और सामने आने बाकी हैं। और 20 करोड़ रुपया कैश में अगर किसी व्यक्ति के पास मिलता है, वो भी राजनीति से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के घर से ये रकम अगर बरामद होती है, वो भी इलेक्शन के समय में, तो स्वाभाविक है कि आगे इसमें कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं जिस पर रहेगी हमारी नजर। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर यह मतदान होना है। गुना, विदिशा और राजगढ़ जैसी हाई प्रोफाइल सीट्स भी इसमें शामिल हैं और इन सीट्स पर कुल 1,77,52,583 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। हम 9 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान होना है उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि 1,77,52,583 मतदाता रजिस्टर्ड है। और इन 9 सीटों पर होने वाली वोटिंग के संबंध में सभी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और इस पर विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पोलिंग पार्टीज को रवाना करना हो या फिर मतदान के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने उनकी बात हो या फिर सुरक्षा के इंतजामों की बात हो, सभी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें हैं जिसमें राजगढ़, गुना और विदिशा जैसी हाई प्रोफाइल सीट्स भी शामिल हैं, क्योंकि यहां से बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं राजनीति जगत के, जिनमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं।
राजगढ़ की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और विदिशा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। और गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। तो ये वो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। और ये सीट्स इसलिए भी काफ़ी मायने में इन पर नजर रहेगी। मध्य प्रदेश में कल यानी तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल सीटों पर मतदान होना है। और मुरैना, भिंड और ग्वालियर की लोकसभा सीटों के साथ साथ गुना, विदिशा और राजगढ़ जैसी सीटों पर भी मतदान होना है, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। और इन नेताओं की कल साख दांव पर रहेगी, पार्टियों की साख दांव पर रहेगी। और साथ ही साथ एक और जो प्रयास रहेगा सभी का कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। और लगभग 100% मतदान की जो कोशिश है, एक जो आदर्श स्थिति है 100% मतदान का, क्या ये संभव हो पाएगा इस चरण में? क्योंकि बीते 2 चरणों में जो चुनाव का प्रतिशत रहा है वो काफ़ी अपेक्षाकृत कम रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि तीसरे चरण की वोटिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी, जो तरीका, जो रणनीति अपनाई गई है, न सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने का भी जो काम किया गया है, उसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है। क्या गर्मी यहां पर बीच में बाधा बन सकती है मतदान प्रतिशत को लेकर? बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी रजनीश सेठी जो कि आगर मालवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक अग्रवाल शिवपुरी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और प्रशांत मुंगेली से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। रजनीश, आपके पास आते हैं पहले कल की वोटिंग को लेकर आज क्या कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कल का वोटिंग परसेंटेज कम से कम ठीक हो, और क्या कुछ ग्राउंड पर नजर आ रहा है? रजनीश। मालवा जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर राजगढ़ लोकसभा के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर मतदान सामग्री वितरित की जा रही है और जिनको लेकर यहाँ से जो बसें अभी कुछ देर में रवाना होगी, जो कि जीपीएस से लैस है। और जो वोटिंग परसेंटेज की, जैसे कि आपने बात कही कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए यहाँ प्रशासन द्वारा पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर दोपहर में गर्मी से बचने के इंतजाम के लिए लोगों को छाछ और मट्ठे का भी वितरण प्रशासन की ओर से किया जाएगा, और ताकि लोग गर्मी के कारण मतदान करने से चूके नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इसके लिए सभी तरह के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है, वहां पर दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यदि गर्मी के कारण किसी तरह की परेशानी आए, या चाहे पोलिंग पार्टी हो या मतदाता हो, उनके लिए वहां पर पूरी तरह की दवाई वगैरह की भी व्यवस्था रखी गई है जी। तो बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक, मतदान के लिए व्यवस्थाएं की गई है। शिवपुरी में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कल के मतदान को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों की जो तैयारी थी, जो प्रचार उन्होंने करना था, वो तो हो गया, अब मतदाताओं की बारी है। अशोक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। मुंगेली चलेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत मुंगेली से जुड़े हुए हमारे साथ। प्रशांत, क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के कल तीसरे और अंतिम चरण में होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। और मैं बता दूं कि मुंगेली के जिले में 663 मतदान केंद्रों में कल 5,98,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और आज चातरखार स्थित जो स्ट्रांग रूम है वहाँ मतदान कर्मी पहुंचने लगे हैं और वहाँ सामग्री का वितरण यहाँ से किया जाएगा, जिसके बाद पूरी सुरक्षा बल के साथ इन टीमों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। और हमारी बात जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव से हुई, उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई जो मुहिम चलाई गई थी,
मेरा सबसे अधिक मतदान, क्योंकि मतदान का प्रतिशत कुछ समय पहले मुंगेली जिले में कम रहा है, तो इस कारण से 4000 से अधिक कार्यक्रम स्वीप के तहत मुंगेली जिले में चलाए गए हैं और स्वीप कार्निवाल के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, जिससे मुंगेली जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। इसके साथ ही मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्था की गई है, चाहे पीने की पानी की हो या स्वास्थ्य सुविधाओं की हो या बैठने की या कूलर पंखे, ऐसी तमाम सुविधाएं मतदान केंद्रों में मतदाताओं को दी जा रही है, जिससे जो वोटों का प्रतिशत है वो बढ़ सके। इसके साथ ही मतदान जो कर्मी हैं उनको कुछ देर पश्चात यहां से रवाना किया जाएगा मतदान केंद्रों के लिए। वहीं मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि मुंगेली जिले में 19 शेडो मतदान केंद्र है जो कि अचानक में टाइगर रिजर्व में आते हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है और सुरक्षा और जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उसके साथ कंपनी यहाँ आई हुई है और जिसके तहत जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान मुंगेली जिले में कराया जा सके। बिल्कुल, अंबिकापुर चलेंगे। श्रवण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। श्रवण, किस तरह की तैयारियां हैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र भी अंबिकापुर के आते हैं और शहरी क्षेत्र भी इसमें हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? श्रवण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास? जी जी, आ रही आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, एक बार सवाल दोहराइए। श्रवण, क्या तैयारियां हैं अभी ग्राउंड जीरो पर कल के मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ सुबह से ही मतदान जो कर्मी हैं वो अब 5:30 बजे से ही पहुंच चुके हैं। इनको दिशा निर्देश दिया गया था कि गर्मी को देखते हुए 5:30 बजे से यहाँ पर जो चुनाव सामग्री है वो वितरण किया जाएगा। लोकसभा सरगुजा की अगर हम बात करें तो 2197 जो है यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सरगुजा की हम बात करें तो 786 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 10,000 से अधिक जो मतदान जो कर्मी हैं वो यहाँ से चुनाव सामग्री जो लेकर के अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे और कल 7 मई को चुनाव की प्रक्रिया जो है उनको पूरी कराएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो इधर देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी हैं वो अपने सामग्री लेकर के यहाँ पे मिलान कर रहे हैं और इन्हीं से हम तो जानेंगे कि कितना बजे से ये लोग पहुंचे थे और किस तरह के मिलान कर रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हैं और कहाँ ड्यूटी लगा है आपका, कितने बजे से पहुंचे आप? मैं मैनपाट ब्लॉक से हूँ और अभी हम लोग 5:30 बजे से आए थे और हमारा ड्यूटी यहीं अंबिकापुर सिटी में ही है, सदर रोड। क्या चीज मिला है आपको? सब सामान मिल गया? हाँ, सब सामान मिल गया। क्या क्या चीज था इसमें? BU, CU, VPAT और जो भी मतदान का किट होता है वो सभी है। तो आप देख सकते हैं आशीष की यहाँ मतदान जो कर्मी है उनको सारा सामान मिल चुका है और ये अब कल जाएंगे। हालांकि सुरक्षा को अगर दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यहाँ पे 36 जो CRPF की कंपनी है उसको पूरा सरगुजा लोकसभा में तैनाती की गई है। इसके अलावा 10,000 कुल मिलाकर के जो जवान हैं वो सुरक्षा मतदान को देखते हुए सुरक्षा पर ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर हम सेंसिटिव सीट की जो मतदान जो केंद्र है उसकी बात करें तो पूरा जो लोकसभा सरगुजा में 36 जो माफ कीजिएगा 46 जो ऐसे केंद्र हैं जिसको सेंसिटिव जो है चुनाव आयोग ने माना है और इसको देखते हुए उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको की गई है। और बात की जाए गर्मी की तो गर्मी भी है सुबह, इसीलिए मतदान कर्मियों को सुबह 5:30 बजे से बुलाया गया था और छाया की तमाम व्यवस्था की गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी पेयजल तमाम जो सुविधा है उसको व्यवस्था की गई है ताकि मत का जो प्रतिशत है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। हालांकि आज तो मतदान जो कर्मी हैं वो पूरे सामग्री लेकर के अपने अपने जो मतदान केंद्र में निकल गए हैं और कल जो है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक के मतदान होने हैं। ऐसे में अब कल देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हो सकेगा और हालांकि जो प्रशासन है वो 100% मतदान होने का यहाँ दावा कर रहा है। अब देखते हैं कल क्या रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए और कल के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अब बात करेंगे धार की भोजशाला में जारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की। जी हाँ, यहाँ पर 46वें दिन के सर्वे का काम भी जारी है और ASI के 20 अधिकारियों की निगरानी में सर्वे का ये काम जारी है। गर्भगृह समेत चारों ओर सर्वे जारी है। इसमें जानकारी मिल रही है कि कमाल मौलाना दरगाह की दीवार से शिलालेख मिले हैं और शिलालेखों पर लिखावट की जांच होगी। शिलालेखों पर 1000 साल पुरानी भाषा की
लिखावट है। और इस सर्वे की इस जांच पड़ताल के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी वहां पर लगातार मौजूद हैं। तो ये जो 46वें दिन का सर्वे है, इसमें कुछ और तथ्य अभी सामने आएंगे, जुटाए जा रहे हैं और उन साक्ष्यों को रिपोर्टबद्ध करके दिया जाएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को, और उसमें क्या कुछ फैसला आगे लिया जाता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि धार की भोजशाला का जो सर्वे है आज 46वें दिन में ये प्रवेश कर गया है और सुबह जल्दी ये सर्वे का काम शुरू होता है। हालांकि अब धीरे धीरे गर्मी का जो आलम है वो भी बढ़ने लगा है, गर्मी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा है। नवीन हमारे सहयोगी धार से इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आज 46वें दिन में प्रवेश कर गई है ये जांच पड़ताल। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर ये पूरा सर्वे जारी है और सर्वे का आज जो है 46वां दिन है और ये सर्वे भी शुरू हो चुका है। सुबह से ही एएसआई की टीम जो है भोजशाला में पहुंच चुकी है, साथ ही इनके हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी साथ में है। और अभी तक हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक जो इसमें जो कई प्रकार की चीजें निकल कर सामने आई है, और इसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि भोजशाला के पीछे जो है एक नई जगह खेत में और इनने चिन्हित की है, वहां भी खुदाई का काम किया जा रहा है। अभी तक जो है भोजशाला से कई चीजें खुदाई में निकल के सामने आई है, उसमें सीढ़ियां भी है, दीवार भी है और गोमुख भी है। इसके साथ ही कई और प्रकार के अवशेष जो है वो भी मिले हैं, 2 प्रतिमाएं भी मिली है भगवान बुद्ध की। तो कई प्रकार की चीजें जो है अभी तक इसमें से सामने से आई है और उन सबकी स्केचिंग की जा रही है, उन सबको डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और एएसआई की टीम जो है उन सबको लेके जो है एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रही है, जो रिपोर्ट जो है इंदौर हाईकोर्ट में पेश होना है। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्वे जारी है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भोजशाला को चारों तरफ से जो है कवर किया गया है, ड्रोन कैमराज जो है प्रतिबंधित किए गए हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमराज जो है उनसे भी लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो पूरे शहर में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और तेलंगाना की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में राहुल रेवंत यानी आरआर टैक्स लगता है। ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी चाहे जितना भी विरोध कर लें, जब तक बीजेपी है, पीएफआई जैसी देश विरोधी संस्थाएं इस देश में काम नहीं करेंगी। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी को। मुझे बताओ, आप सभी लोग पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? ये लोग ना बोलते थे, मगर मोदी जी ने एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। ये ओवैसी पीएफआई पर बैन का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी जितना विरोध करना है उतना करो। पीएफआई जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कांग्रेस पार्टी ओवैसी के थियोरी से, ये रजाकारों से तेलंगाना को बचा सकती है क्या? टीआरएस बचा सकता है क्या? ये टीआरएस और कांग्रेस दोनों ओवैसी से डरते हैं।
और रायपुर रेलवे स्टेशन पर आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल रेलवे के वेटिंग हॉल में यह आग लगी बताया जा रहा है और आग लगने के बाद भगदड़ का सा माहौल यहां पर देखने को मिला। दमकल विभाग की टीम ने आग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेलवे स्टेशन रायपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रायपुर रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में आग लगी है और आग लगने से काफी अफरा तफरी का सा माहौल वहां पर उस वक्त देखने को मिला था और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और क्या कुछ नुकसान इस आगजनी की वजह से हुआ है, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया जहां दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इंदौर में आचार संहिता के दौरान इंदौर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 37 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। खुडैल पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है और ट्रेचिंग ग्राउंड के सामने लावारिस हालत में यह ट्रक मिला था। कोई आरोपी इसके संबंध में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते। सच गया 24 का चुनावी रण, मतदान का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 16 सीट, 295 उम्मीदवार। हर सीट पर हमारी टीम तैयार। हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान की महा कवरेज। तीसरा चरण 7